हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज के इस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और देखेंगे कि कौन कौन से इस साल सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे। अब आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं, पास में है, तो आज की इस लेक्चर से आपको एक कनेक्टिविटी मिलेगा, आपको पता चलेगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिक और करंट दोनों का मिक्स होने जा रहा है, तो जरा ध्यान से देखना और इस लेक्चर को फॉलो करना और साथ ही साथ अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करते हुए चलना। इससे क्या होगा कि आपका मैप बेस्ड प्रैक्टिस बढ़ेगा, लोकेशंस की जानकारी आपको बेहतर ढंग से होगी और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि देश और दुनिया में हाल फिलहाल के दिनों में कौन कौन सी प्लेसेस ज्यादा न्यूज में रहे हैं, तो उनको एक बार हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए, अभी जो हाल फिलहाल के दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो था, आप लोग को पता है, जो कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों का जो वॉर चल रहा था, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिल करके ईरान के ऊपर हमले किए हैं। अब ये हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था, चारों जगह पर, सभी जगह मीडिया में इस न्यूज को कवर किया गया। तो हम लोग भी जरा देखते हैं कि इस युद्ध में अब तक की, इस वॉर में अब तक कहां तक अपडेट्स आ पाई हैं। तो देखिए, बात यह है कि अब ये वॉर ऑफिशियली इस टाइम पर, जिस टाइम पे लेक्चर शूट हो रहा है, हॉल्ट कर दिया गया है, यानी सीज फायर कर दिया गया है 15 डेज के लिए। ठीक है, तो आइए जरा ओवरव्यू देखते हैं और यकीन मानो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाएगा और इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी आपको समझ में आ जाएंगे कि अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, आपको बेसिक जानकारी में दे दूं कि ये जो अभी हाल फिलहाल में जो आप देख रहे हो कि इस तरह की जो चीजें हुई हैं, ये चालू हुई थी 28 फरवरी से। ठीक है, 28 फरवरी वो टाइम था जब 28 फरवरी से ही अमेरिका और इजराइल, इन दोनों लोगों ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए। ठीक है, 28 फरवरी 2026 कोऑर्डिनेटेड अटैक किए, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ठीक है, और ईरान के ऊपर हमले किए गए और उसका नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, एपिक फ्यूरी इसको नाम दिया गया और इसके तहत वहां पर 12 घंटे में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स की गई ईरान के ऊपर। कहा यह गया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और इस चीज को बेस बना करके अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये ईरान कहां पर है। तो देखो, ये जो मैप आप देख रहे हो, ये है मैप आपका, ये वाला मैप की बात कर रहा हूं। ये हिस्सा है एशिया का और एशिया के ही देखो यहां पर आपको दिखाई देगा, ये है ईरान। ये इस मैप का बिगर वर्जन देखो, यहां पर आप ये देख सकते हो आप, ये है जो हिस्सा है, ये है आपका ईरान, जो कि इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, ये है वो ईरान। ठीक है, जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये उसका मैप है मिडिल ईस्ट का, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ईरान है। मिडिल ईस्ट की दो सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक ईरान है और दूसरा है सऊदी अरब। तो ये दोनों कंट्रीज हैं, यहाँ पर लोकेटेड है। आप देख सकते हो यहाँ पर इराक भी है, टर्की भी है। ठीक है, ये सारी कंट्रीज है, यूएई है, ओमान है, यमन है, कतर है, कुवैत है। एक एक करके हम लोग इन सारी कंट्रीज को भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले, वो देखने से पहले हम लोग जरा सा देख लेते हैं ईरान का जो फिजिकल मैप को देख लेते हैं, ईरान के फिजिकल मैप को। और फिजिकल मैप को देख करके ये समझ लेते हैं कि ईरान की ज्योग्राफी है कैसी। क्योंकि देखो, एग्जाम में है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में क्योंकि अभी हाल फिलहाल के बहुत सारे न्यूज में ये रहा है। तो जरा आकर के देख लेते हैं एक बार कि इसका कैसा ज्योग्राफी रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, ये ईरान का एक फिजिकल मैप है। ठीक है, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ ईरान। मैंने आपको पहले ही बता दिया ईरान कहां लोकेटेड है। तो ईरान जो है ये वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। ठीक है, ईरान की जो पोजीशन है वो वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है। अब जरा इंपॉर्टेंट माउंटेन से फीचर गौर करते हैं। देखो, आपको पता है ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। अब आप जरा ध्यान दे सकते हो तो देखोगे आप कि ईरान के नॉर्थ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माउंट एल्बुर्ज। माउंट एल्बुर्ज जो है यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, जिसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट दमावंद। माउंट दमावंद ये उसका हाईएस्ट पीक है। इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इसके
वेस्ट साइड में और साउथ वेस्ट साइड में आप देख सकते हो जैग्रोस माउंटेन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है ईरान का, ठीक है। तो ईरान आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तानी इलाका नहीं है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, दो माउंटेन रेंजेस हैं बड़े बड़े, एक अल्बुर्ज और जैग्रोस। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर दश्ते कावीर और दश्ते लूट नाम के दो डेजर्ट भी हैं, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट हैं, ठीक है, दश्ते कावीर और दश्ते लूट, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे लेक उर्मिया, अभी आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी न्यूज में था लेक उर्मिया। तो लेक उर्मिया जो है वो इसका वो भी इसके अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा देख लिया ओवरऑल कि किस तरीके से इसका फिजिकल ज्योग्राफी है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं ईरान का जरा पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि हम लोग ये देख सके कि इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्ट करते हैं पहले यहां से। तो देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ईरान के पास कौन कौन सी कंट्रीज है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पाकिस्तान उसके साथ बाउंड्री करता है। फिर देखो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का भी उसके साथ बाउंड्री है। तुर्कमेनिस्तान का भी उसके साथ बाउंड्री है। इसके नॉर्थ में आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, कैस्पियन सी भी इसके साथ है। इसके साथ ही साथ आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा, आर्मेनिया देखने को मिलेगा, टर्की, इराक, कुवैत, ये सब कुवैत तक, ये सब वो देश हैं जिनका डायरेक्ट उसके साथ लैंड बाउंड्री है। पर आपको गौर करके ये भी देखो कि यहीं पर लोकेटेड है द फेमस पर्शियन गल्फ, और यहीं पे लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जो कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। यह स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है ये एक्चुअली में ये 900 किलोमीटर्स, लगभग 900 किलोमीटर्स लंबा है, और इसकी विड्थ जो है 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक वेरी करती रहती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत चोक पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, और इसके ऊपर पूरा का पूरा ईरान का ही कंट्रोल था। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो अभी हाल फिलहाल में जो वॉर हुई उसमें ईरान ने इसी का फायदा उठाया। तो जरा एक बार देख लेते हैं ये पर्शियन गल्फ के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, हालांकि इस वीडियो में मैं बाद में ही बताऊंगा। तो देखो पर्शियन गल्फ के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो एक तो ईरान हो गया जो आपको याद रखना है। इसके अलावा कुवैत है, इसके बाद इराक भी है, यहां पर देखो इराक भी है आपका, ठीक है, सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। These are the countries which are located in the Persian Gulf। तो ये सब आपको याद रखना है। यहां पर मैं आपको सारा ओवरव्यू देते जा रहा हूं कि कौन से देश कहां कहां पर लोकेटेड है ईरान के। अब जरा देखो बात कर लेते हैं जरा उन जगहों के भी जो न्यूज में थे, ठीक है, जो न्यूज में थे, जैसे जो की लोकेशंस थे जहां पर ईरान, देखो ईरान साइड्स स्ट्राइक, यानी कि वो जगह है जहां पर अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिल करके ईरान पर हमले किए। तो वो जगह कहां कहां पे लोकेटेड है, तो आप यहां पे देख सकते हो, ये भी न्यूज में थे, आपको पता होना चाहिए। तो मल्टीपल स्ट्राइक्स किए गए थे तेहरान में, ठीक है, ये देखो ये जगह है तेहरान ईरान की, यहां पर मल्टीपल स्ट्राइक्स हुए थे उस टाइम पर, ठीक है। और इनकी देखो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जगहों में से एक ये तबरीज भी है। तबरीज क्या था, देखो तबरीज जो है ये इनका वेस्टर्न मिलिट्री जोन था, उस पे भी हमले हुए हैं। ये तेहरान और तबरीज दोनों को आपको ध्यान रखना है। तेहरान वही जगह है जहां पर जो इनके सुप्रीम लीडर थे ईरान के आयतुल्लाह खामेनी, उनकी भी डेथ हो गई थी, और 49 अदर्स लीडर जो थे उनके साथ उनकी भी डेथ हुई थी उसी दिन, सेम दिन स्ट्राइक में। फिर देखो यहाँ के इंपॉर्टेंट जो शहर हैं, जैसे देखो एक तो ये करमनशाह जो कि इनका वेस्टर्न मिलिट्री जोन था, ठीक है, वो आपको याद रखना है, करमनशाह जो है। फिर इसके अलावा करमनशाह के अलावा आपको यहाँ पे बुशहर का याद रखना है, बुशहर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुशहर था, फिर कराज था, कराज इनका केमिकल वेपन्स वाला जगह है, बुशहर एमओ डिपो था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो रिसर्च के लिए इनका जो स्ट्रेटेजिक जोन जो है, ठीक है, मिनाब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मिनाब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या था, स्ट्रेटेजिक जोन है जो कि हर स्टेट ऑफ हरमुज के पास में था। फिर देखो शाहिद रजई पोर्ट, ये क्या है आपको पता होगा, तो बहुत ही फेमस पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट जो बहुत ही फेमस पोर्ट है, यहां पर लोकेटेड है वो, ठीक है, स्टेट ऑफ हरमुज के पास इस जगह पर, ठीक है। तो उसका ही पार्ट है ये भी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। देखो ईरान न्यूक्लियर साइट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस चीज को लेकर के जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहा, ये वो चीज यही था
ठीक है। अब ये सब चीजें आपको देखो लिखते हुए चलना है, ठीक है। इन सब चीजों को आप लोग लिखते हुए चलो ताकि आपको ज्यादातर पता चले। अगर अदरवाइज क्या है, देखो इस लेक्चर को तैयार करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इकट्ठा करके दिया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाओ। और अब देखो हम लोग उन जगहों को देख रहे हैं जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी वाली जगह है, जैसे नतांज सबसे फेमस। यहां पर ईरान जो था वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम उसका यहीं पे चल रहा था, तो नतांज है, इस्फहान है। फिर उसके बाद आप देखो तो फोर्दो है, और फिर बुशहर, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि बुशहर जो है, दीज आर द 4 साइट्स। देखो आप लोग देख सकते हो, दीज आर द 4 साइट्स विच वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन सब को हिट किया गया है, ये भी बहुत न्यूज में था। फिर पार्चिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था। पार्चिन ये क्या है, इनका मिलिट्री टेस्टिंग साइट था पार्चिन, तो इसको भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। फिर देखो आपको पता होगा कि जब ईरान पर हमले हुए थे तो ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है अमेरिका के खिलाफ। तो देखो अब ईरान जो है वो अपने देश से अमेरिका तक तो फायर नहीं कर सकता ना, पर उसने भी एक स्ट्रेटेजी अपनाया। अमेरिका के जो भी बेसेस थे, ठीक है, मिडिल ईस्ट में, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज में, उसने उन पर हमला किया है। कौन कौन से वो देश थे, देखो कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, ठीक है, ओमान, इन सभी जगहों पर उसने लगातार हमले किए हैं। यानी ईरान ने इन सब जगहों पर आप देख सकते हो हमले किए हैं 1 by 1, किसी को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। इनफैक्ट ये इजराइल पर भी हमले किया है, तो ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए इन सब जगहों पर हमले किए थे, ठीक है। अब आओ जरा देखते हैं हम लोग कि ये कुछ प्लेसेस जहां पर मिसाइल्स और बॉम्ब गिरे और जो कि बहुत न्यूज में रहे, उनको भी देख लेते हैं यहां पर। जैसे यूएई का देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अल दरफा एयरबेस, फिर जाबेल एयरपोर्ट, है ना। यूएई आपको बता दूं मैं, यूएई यहां पर है, जिसको हम लोग दुबई के नाम से जानते हैं। उसके जो एयरपोर्ट्स थे वो बहुत न्यूज में थे। फिर अल उदैद एयरबेस, कतर का अल उदैद एयरबेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उस पे भी हिट हुआ है। बहरीन में देखो यूएस नेवी डिप्लॉयड थी यहाँ पे बहरीन में, ठीक है, इस पे भी गिराए गए हैं। कुवैत का अल सलेम एयरबेस, ये भी, इस पे भी बहुत सारे मिसाइल्स गिराए गए थे, ठीक है। तो ये सब जगह थी जो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सऊदी अरेबिया का देख सकते हो, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, ठीक है, तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है यहाँ पर है, लोकेटेड है, ये सऊदी अरब का, इस पे भी हिट किया गया था। फिर ना जॉर्डन का देख सकते हो, मुवाफक, ठीक है। फिर उसके बाद इराक का है आइन अल असद, और सिप्रस का अकरोत्री जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट यूके बेस, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लोकेटेड है ये, और यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स भी थे, तो इस पे भी अटैक किया गया था। तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो सबसे एक और बात इंपॉर्टेंट, ईरान और इजराइल तो है ही, ठीक है, और अमेरिका तो है नहीं। अभी हम लोगों में मैंने आपको दिखाया ईरान का पूरा फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, किन किन जगहों पर कौन कौन से हमले हुए और कहां पर वो सब जगह लोकेटेड हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इजराइल की, ठीक है, क्योंकि इस वॉर में इजराइल भी इन्वॉल्व था, तो इजराइल का जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये है इजराइल का मैप जो आपके सामने है। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा इजराइल है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा इजराइल है। इजराइल के अंदर ही देखो यहाँ पर लोकेटेड है वेस्ट बैंक, पैलेस्टीनियन लोगों का जगह वेस्ट बैंक, और यहां पर लोकेटेड है गाजा स्ट्रिप, ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप है। और यहीं पर देखो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेड सी, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है डेड सी, बहुत ही ज्यादा खारा पानी है यहाँ का। फिर यहां पर देखो आपको गल्फ ऑफ अकाबा दिखाई देगा, ये सेनाई पेनिनसुला है, आपको दिखाई देगा इजिप्ट का वो हिस्सा है, सेनाई पेनिनसुला वाला इस मैप में नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पोर्ट हाइफा, तेल अवीव जो है इजराइल की कैपिटल है। और ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये है गोलन हाइट्स, सीरिया और इजराइल का इसको लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा लेबनान। अब इजराइल और लेबनान के झगड़े का मेन कारण है हिजबुल्लाह। देखो ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स भी करता है, ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स के होते हैं। जैसे अगर आप देखो तो ईरान यूज करता है लेबनान में हिजबुल्लाह को, ऐसे ही ईरान यूज करता है आपका ओमान में, आपको देखने को मिलेगा वहां पर हुथी रेबल्स हैं, वहां पर यमन में हुथी रेबल्स हैं।
तो ये इनके जरिए ये प्रॉक्सी वॉर्स कराता रहता है, ठीक है। तो उसी का एक प्रॉक्सी एलाई है यहाँ पर लेबनान में, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो अभी देख सकते हो आप लोग, इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन सारे टारगेट्स, इन सारे एरियाज को टारगेट करते हुए स्ट्राइक्स किए हैं 1 by 1। तो ये भी बहुत न्यूज में था, ठीक है। ये है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, द फेमस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दुनिया का 20% ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। 20%। आप सोचो ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये चोक हो गया, ये रुक गया, तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही रुक जाएगी, ठीक है। ईरान के पास भले ही न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, बट उसके पास स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जैसा क्रिटिकल चोक पॉइंट था, जिसकी वजह से उसने अमेरिका को झुकने पे मजबूर कर दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है क्या, तो ये देखो, आप लोग देख सकते हो, ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक बहुत ही सकरा या बहुत ही ज्यादा नैरो वाटर बॉडी होता है, किसी दो लार्ज वाटर बॉडी को जोड़ता है। देखो ये भी लार्ज वाटर बॉडी है, ये भी है, और ये क्या है, एक छोटा सा स्ट्रिप है। अब जरा देख लो कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का फिर से बता देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो देख सकते हो आप, ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक है, एंड ईरान तो है ही ऑफ कोर्स। तो ये दीज आर द कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देखो कौन कौन सी ऑयल फील्ड और गैस फील्ड थी जो टारगेटेड थी, जो बहुत न्यूज में थी, विच कैन बिकम क्रूशियल फॉर योर प्रीलिम्स। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान का खर्ग आइलैंड। देखो खर्ग आइलैंड यहां पर है, ठीक है। खर्ग आइलैंड बहुत ही क्रिटिकल है। ये यहां से ऑयल, सीएनजी, इस तरह के क्रूड ऑयल यहां बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साउथ पार्स गैस फील्ड, साउथ पार्स गैस फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुशहर रिफाइनरी यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। फिर कतर के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉर्थ फील्ड गैस, ठीक है। कतर का देखो नॉर्थ फील्ड गैस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कतर का। और रास लाफान देखो यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल सिटी कतर का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज इन द न्यूज, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को कवर करते हुए चलना है। देखो कुछ और याद रहे या ना रहे, लेकिन आप लोगों को ये 2-3 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे यूएई का आपको ये देखो फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, फुजेरा देखो यहां पे दिया हुआ है, फुजेरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो घावर ऑयल फील्ड सऊदी अरेबिया का है, ठीक है, सऊदी अरेबिया का घावर ऑयल फील्ड। सऊदी अरेबिया देखो जो है यहाँ पर, इसका घावर ऑयल फील्ड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड में से है एक है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इराक में देखो बसरा ऑयल फील्ड, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा रुमेला, रुमेला भी आप याद रखना, रुमेला भी लोकेशन में पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखो आप लोग, अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ये तो हमारा वॉर हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम लोग जरा उन प्लेसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि न्यूज में थे और जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेक सपंका के बारे में, ठीक है। ये लेक सपंका अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन लीडिंग टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डिग्रेडेशन अलोंग इट्स शोर, इस वजह से ये न्यूज में था। और ये कहां पर है, तो देखो ये है टर्की आपका, ठीक है, टर्की या फिर तुर्की, इसका नाम बदल गया है, तुर्की हो गया है। तो टर्की और ब्लैक सी के बीच में है, यहां पर ये लोकेटेड है आपका लेक सपांका। तो लेक सपांका को आप लोग याद रखना, टर्की में लोकेटेड है, ठीक है। देखो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पर इस जगह पर लेक सपांका है ना, टर्की है यहां पर, और यहां पर आपका ब्लैक सी, और ये फ्रेश वाटर लेक है टर्की के अंदर, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट जो इस साल का न्यूज था, है ना, वो था आईनी बेस। ये आईनी एयरबेस क्या था, ये इंडिया का एयरबेस था। कहां पे लोकेटेड था, तो देखो ये तजाकिस्तान में लोकेटेड था। इंडिया विड्रू फ्रॉम द आईनी एयरबेस इन तजाकिस्तान। इंडिया का एकलौता आप कह सकते हो सेंट्रल एशिया में एयरबेस था, उसको इंडिया को छोड़ना पड़ गया इस साल, ठीक है। कहां पे लोकेटेड है, तो देखो लोकेटेड है तजाकिस्तान में, नियर वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर मालूम है आपको, वखान कॉरिडोर कहां पर है, तो देख सकते हो आप, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान में लोकेटेड है वखान कॉरिडोर, ठीक है। एक तरह का बफर है बिटवीन इंडिया एंड तजाकिस्तान, ठीक है।
तो वहां पर ये लोकेटेड था। आईनी बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखना, ताजिकिस्तान में था। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो आप लोगों ने सुना होगा दो चीजों के बारे में, एक है गोल्डन ट्रायंगल और एक है आपका गोल्डन क्रिसेंट। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट का नाम बदल दिया है और उनका नाम बदल के रख दिया है डेथ ट्रायंगल एंड डेथ क्रिसेंट। अब ऐसा काम क्यों किया होगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये दोनों ही जगहों पर आप देख सकते हो कि इलीगल एक्टिविटीज और ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती थी, तो इनको ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदल दिया गया है। आओ जरा जान लेते हैं ये कहां पर है। देखो डेथ क्रिसेंट, डेथ क्रिसेंट आपको कहां देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के इलाका को हम लोग बोलते हैं डेथ क्रिसेंट। ठीक है, और इसी के अलावा देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पे डेथ ट्रायंगल, वो कहां पर है, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये क्या है आपका डेथ ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो डेथ क्रिसेंट जो है ये क्या है, यहां पर आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी अक्रॉस द अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, इन जगहों पर क्या होता था, मेनली टेररिज्म, नार्कोटिक्स। ठीक है, इसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे। तो अब इतनी सब चीजों को हम लोग गोल्डन तो नहीं कह सकते ना, इसी वजह से हमारी सरकार ने उसका नाम ही बदल दिया है। अब गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट ना कह करके हम लोग इन दोनों जगहों को डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट कहेंगे, क्योंकि सिमिलरली म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, आपको पता होगा लाओस जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है हमारे साउथ ईस्ट एशिया का। तो यहां पर भी आप देखो तो क्राइम, ट्रैफिकिंग, ड्रग रिलेटेड काम और साइबर फ्रॉड ये सब ज्यादा होते हैं यहां पर, इसी वजह से इसका नाम भारत सरकार ने बदल दिया है। अब थोड़ा सा लोकेशन भी बता देता हूं मैं आपको कि कहां पे लोकेटेड है। देखो ये है आपका पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान और ये है ईरान। तो जरा इनका मैप देखो तो एकदम ऐसे क्रिसेंट टाइप का बन रहा है, इसीलिए देखो इसको क्या बोलेंगे, डेथ क्रिसेंट। तो याद रखना डेथ क्रिसेंट इस तरफ है। ठीक है, चंद्रमा देखो इस तरफ हो गया। यहां पर देखो आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। कौन कौन से देश हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन तीनों जगहों को मिलाकर के बनता है डेथ ट्रायंगल। तो याद रखना डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट। डेथ क्रिसेंट किस लिए है, तो देखो यहां पर आतंकवादी गतिविधियां, टेररिज्म है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इसकी वजह से डेथ क्रिसेंट। और यहां पर साइबर फ्रॉड है ना, ड्रग रिलेटेड काम, ये सब यहां पर होते थे, ट्रैफिकिंग। तो ये है डेथ ट्रायंगल। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखो एक और यहाँ पे न्यूज बहुत फेमस था, और ये न्यूज फेमस था हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हुई थी भूटान में, और उन्होंने जाकर के कुछ इनॉग्रेशन वाले काम किए थे वहां पे। जैसे ये देखो पुनात सांगचू, ठीक है, पुनात सांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये पुनात सांगचू जो था इसको इनॉग्रेट किया वहां पे ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, ठीक है, टू भूटान। पुनात सांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय इंडिया एंड भूटान। तो इंडिया और भूटान दोनों ने मिल करके, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, पुनात सांगचू 2 को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कहां पे लोकेटेड है ये, तो भूटान में ये लोकेटेड है। आप देख सकते हो ये है भूटान का मैप, और भूटान में लोकेटेड है ये ऑन द राइट बैंक ऑफ पुनात सांगचू रिवर। पुनात सांगचू रिवर के राइट बैंक में लोकेटेड है, जिसको इंडिया में संकोस रिवर के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो कितने मेगावाट का है, तो 1020 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, फिर साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ही काम नहीं किया गया है, यहां पर कुछ पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी हो दोनों देशों को बीच में। इसके लिए एक रेलवे लिंक भी स्टार्ट की गई है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो वो रेलवे लिंक कहां पर है उनको जरा देख लेते हैं। तो देखो ये जगह है भूटान के अंदर, इसका नाम है सामसे, और ये है आपका बनरहाट। ठीक है, तो देखो सामसे और बनरहाट कहां पर है, ये है आपका असम के अंदर, और सामसे कहां पर है आपका भूटान के अंदर। ऐसे ही देखो यहाँ पे गेलेफू, ठीक है, गेलेफू है, ये बनरहाट सॉरी असम में नहीं, वेस्ट बंगाल में है। गेलेफू जो है आपका भूटान में है, और कोकराझार जो है, कोकराझार ये आसाम में है।
तो इसी तरीके से दो नई रेलवे लिंक लाइन कह सकते हैं दोनों देशों को जोड़ने के लिए बनाया गया है ना। देख सकते हो आप, जो बनरहाट है और शामसी है, इसका टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट है 577 करोड़ और 3 साल में इसको बनाने का टारगेट रखा गया है। ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हो कोकराझार और गेलेफू भूटान में, कोकराझार असम में, इसका लेंथ 69 किलोमीटर होने वाला है और यहां पर इसका लेंथ 20 किलोमीटर होने वाला है। इसका कॉस्ट का प्रोजेक्ट है 3456 करोड़ और इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है 4 इयर्स, यानी 4 सालों में इसको कंप्लीट कर देंगे और 3 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये दोनों रेलवे लिंक जब जुड़ करके बन करके तैयार हो जाएगी तो इंडिया और भूटान आने जाने का रास्ता और आसान हो जाएगा। इससे ट्रेड बढ़ेगा, इससे दोनों देशों की इकोनॉमी में इजाफा होगा। आइए अब बात करते हैं एक बहुत ही दुखद न्यूज की बात करते हैं, ठीक है। इट्स अ सैड न्यूज एंड व्हाई इट इज सैड, बिकॉज देखो द क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, है ना। क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एंड द इम्पैक्ट इज ऑलरेडी बीन सीन। कैसे पता चल रहा है, देखो तो हाल ही में एक ग्लेशियर था जिसका नाम है याला ग्लेशियर। ये याला ग्लेशियर नेपाल का ग्लेशियर है, ठीक है, नेपाल का ग्लेशियर है और ये वो ग्लेशियर है जो अब इसको डेड घोषित कर दिया गया है, डेड, ठीक है, डेड घोषित कर दिया गया है। द फर्स्ट ग्लेशियर इन द नेपाल टू बी डिक्लेयर्ड एज डेड एज इट हैज श्रंक बाय 66% सिंस 1970। तो 1970 के बाद से 66% तक ये खत्म हो चुका है, मतलब ये जो ग्लेशियर है अब नहीं है, इसको ऐसा डेड घोषित कर दिया गया है। तो ये न्यूज में था, कहां पर है, नेपाल में है। नेपाल में कहां पर है, तो लंगतंग वैली वहां पर लोकेटेड है। ये हिंदू कुश और हिमालय, यानी हिंदू कुश यहां पर, हिमालय यहां पर, इन दोनों के बीच में लोकेटेड ये ग्लेशियर था, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये उसके बारे में ही बताया गया है कि और कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं जो हम लोगों ने हाल फिलहाल के दिनों में खो दिए हैं। जैसे देख सकते हो आप पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर, ठीक है, ये ग्लेशियर वेनेजुएला में था, ये भी खत्म हो चुका है। फिर आप देख सकते हो सीरीन ग्लेशियर फ्रांस में है, ये भी खत्म हो चुका है। फिर दागू ग्लेशियर इन चाइना इज एक्सपेक्टेड टू डिसअपियर बाय 2030 एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रैपिडली एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द मेल्ट डाउन ऑफ द ग्लेशियर्स। सो दिस इज अलार्मिंग फॉर अस। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर एक बात करते हैं ऐसे न्यूज से जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेडॉग हाइड्रो पावर मेगा डैम। मेडॉग ये क्या है, तो देखो आप, ये चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चाइना हैज स्टार्टेड बिल्डिंग मेडॉग मेगा डैम ऑन द यारलंग ज़ैंगबो। यारलंग ज़ैंगबो किसका नाम है, ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है। ब्रह्मपुत्रा के बहुत सारे नाम है, यारलंग ज़ैंगबो, सैंगपो, दिहांग, ठीक है, इसको जमुना भी कहते हैं, पद्मा भी है, मेघना भी है, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ऐसी चाइनीज इसको बोलते हैं यारलंग ज़ैंगबो। और ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि ये लोग ब्रह्मपुत्रा नदी पर अब एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं, बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, एक मेगा डैम बना रहे हैं, ठीक है। प्रपोज्ड एट द ग्रेट बेंड ऑफ द यारलंग शांगबो रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में बना रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू सरपास द 3 गॉर्जेस डैम टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। भारत को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए, ठीक है, देखते हैं क्या करता है भारत। अब जरा देखो, जरा ध्यान से इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देखो, यहां से आपको पता होगा मानसरोवर जगह है तिब्बत में जहां से ये चालू होता है, ठीक है, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से ये रिवर चालू होता है। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्रा जब चलता है तो यहां पर देखो, इसको बोलते हैं बेंडिंग, ग्रेट यू बेंड। यहां से वो रिवर मुड़ जाती है भारत की तरफ और इसी जगह पे जहां पर ये रिवर मुड़ी है, इसी जगह पर वो लोग बनाने जा रहे हैं मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ठीक है, यहीं पर बनने जा रहा है, ठीक है। इसके पहले अभी सबसे बड़ा डैम कौन सा है, अभी सबसे बड़ा डैम है आपका 3 गॉर्जेस डैम। वो भी कहां पर है, चाइना में ही है, उससे भी बड़ा ये बन करके आ जाएगा। देखो 3 गॉर्जेस डैम के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो 3 गॉर्जेस डैम जो है
वो यहां पर है, चाइना में है। और कौन से रिवर पर है लोकेटेड है? तो यांगसी। ये यांगसी जो रिवर है, आपको पता है कि पूरे के पूरे एशिया में सबसे बड़ी रिवर है यांगसी रिवर, ठीक है। ये यहीं पर बना हुआ है थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि चाइना के हुबेई प्रोविंस में लोकेटेड है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि न्यूज में थे। आई होप आपने इन सबको नोट डाउन किया होगा, अच्छे से समझा होगा, और इसको मेमोराइज या फिर याद करने के लिए आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको लेकर के मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।